हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है प्रिकॉशन से रिलेटेड, कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जब आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, तो क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं, एहतियात है जो आपको रखनी पड़ेंगी टैक्स प्लानिंग में, ये आज हम स्टडी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसका, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्टडी करना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अभी से कर दें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं। आप ही लाइक नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर टॉपिक में गिवन है प्रिकॉशंस इन टैक्स प्लानिंग। तो कुल मिला के इसमें जो पॉइंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल 7 पॉइंट्स आज हम स्टडी करेंगे विद देयर एग्जाम्पल्स। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। जब आप इसको स्टडी कर लोगे ना, तब आप कहोगे तो ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक था। तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको कवर करेंगे, तो आप टेंशन ना लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, टैक्स प्लानिंग रिक्वायर एनालिसिस ऑफ द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ एनी डिसीजन इन्वॉल्विंग फाइनेंस। अब इसका क्या मतलब है कि टैक्स प्लानिंग में ये रिक्वायर होता है कि हमको सबसे पहले टैक्स के क्या क्या इम्प्लीकेशन है इसको एनालाइज करना होगा किसी भी डिसीज़न फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड डिसीज़न लेने से पहले। ठीक है, कि टैक्स इम्प्लीकेशन को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम कोई भी ऐसा डिसीज़न लेते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उसमें सबसे पहले हमको टैक्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये जो एनालिसिस होता है ये प्रीसीड द डिसीज़न, मतलब जब हम ये एनालिसिस करते हैं उसके बाद ही हम डिसीज़न लेना चाहिए हमें। तो फॉर वंस द डिसीज़न हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, जब एक बार डिसीज़न इम्प्लीमेंट हो गया इन इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ का ये मतलब होता है कि जो भी टैक्स से रिलेटेड कानून हैं, अगर हमने उनको इग्नोर कर दिया और कोई भी ऐसा डिसीज़न ले लिया तो हमको जो है भारी पड़ जाएगा, यानी कि टैक्स के ऑब्लिगेशंस जो हैं वो पूरे करने पड़ते हैं। जो भी टैक्स से रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं, टैक्स से रिलेटेड जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो आपको पूरे करने चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको इस कानून के बारे में पता नहीं था और आपने फिर डिसीज़न ले लिया। तो आपको डिसीज़न लेने से पहले ये ध्यान रखना है कि टैक्स इम्प्लीकेशन, टैक्स से रिलेटेड जितने भी कानून बने हुए हैं उनको आपको ध्यान से देखना होगा, स्टडी करना होगा, एनालाइज करना होगा। उसके बाद ही आपको डिसीज़न लेने चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने एक बार ऐसा डिसीज़न ले लिया जहाँ आपने कानून को नज़रअंदाज किया, तो आपको टैक्स भुगतान करना पड़ेगा, टैक्स ऑब्लिगेशन आपको जो है करने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है टैक्स प्लानिंग प्री सपोजेस थोरो नॉलेज ऑफ टैक्स लॉज। तो अब इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या है, कि जितने भी टैक्स से रिलेटेड कानून हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, ताकि बेस्ट अल्टरनेटिव और चॉइस में बी थॉट ऑफ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट लीस्ट टैक्स लाइबिलिटी। कि अगर आप चाहते हैं, आप एक टैक्स पेयर हैं, आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी को लीस्ट करना है, यानी कि रिड्यूस करना है, कम करना है, तो आपको टैक्स लॉज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको जानकारी होगी तभी आप उनमें से बेस्ट चॉइस या कह सकते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे अपने लिए, और फिर आपकी जो ये इच्छा है कि टैक्स लाइबिलिटी कम हो, ये पूरी हो जाएगी टैक्स प्लानिंग के ज़रिए। तो नंबर 1 हमारा बिल्कुल क्लियर है पॉइंट। आ जाते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 में हमें गिवन है टैक्स प्लानिंग कैन नॉट बी अटेम्प्टेड इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? अकेले में बेसिकली। तो आप खुद ही मन या खुद ही एक अपने आप में ही टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते ना। आपको अटेंशन देनी होगी कहाँ पे? जो भी
कानून है टैक्स के, टैक्स से रिलेटेड इकोनॉमिक फैक्टर, इन सबको आपको अटेंशन पे करनी होगी, यानी कि आपको वहाँ पर भी ध्यान देना है कि टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड जो भी लॉज बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उन पर भी आपको अटेंशन पे करनी है। आप टैक्स प्लानिंग आइसोलेशन में अटैम्प्ट नहीं हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है इस पॉइंट के बारे में, वो हम एग्जांपल स्टडी करेंगे तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है, आई मीन एग्जांपल, कि टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन कैपिटल या फिर पब्लिक डिपॉजिट जो है वो सस्ता पड़ेगा देन शेयर कैपिटल। यहाँ पे बात की जा रही है कंपनीज़ की, कि मान लो कंपनीज़ को पैसा चाहिए, कंपनीज़ को पैसों की ज़रूरत है, और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ये देख रही है कि लोन कैपिटल या फिर पब्लिक डिपॉजिट जो है ना वो चीपर, सस्ता पड़ेगा बजाय कि शेयर कैपिटल इशू करने के। लेकिन ना हमारा कंपनीज एक्ट मना करता है ना पब्लिक डिपॉजिट के लिए कि आप ऐसे पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। अगर आपको पैसा लेना है पब्लिक से तो आपको शेयर इशू करने ही पड़ेंगे, तो शेयर इशू महंगा पड़ता है थोड़ा। तो बेसिकली आप खुद ही अपने तरीके से टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते, आपको लॉज, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन पर भी ध्यान देना होगा। तो हमारा कंपनीज एक्ट 2030 रिस्ट्रिक्शन लगाता है पब्लिक डिपॉजिट्स पर। तो बेसिकली इस पॉइंट से हमको ये पता चला कि हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, हमको कानून को भी देखना है, हमें और फैक्टर्स भी ध्यान देने हैं। आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है विद देयर एग्जाम्पल। ये वाला सेकंड एग्जाम्पल भी गिवन है बट मुझे नहीं लगता इसकी देने की ज़रूरत है, एक एग्जाम्पल बहुत है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। इन टैक्स प्लानिंग वन हैज़ टू कीप इन व्यू ऑल द डायरेक्ट टैक्स लॉ। अब हमारा जो ये कॉरपोरेट टैक्स या फिर इनकम टैक्स, ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असेसी को खुद ही गवर्नमेंट को पे करना होता है। यहाँ पे असेसी अपना जो टैक्स बर्डन है वो किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकता। तो हम जानते हैं जब हम टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो जितने भी टैक्स से रिलेटेड कानून है ना उन पर हमको नज़र रखना ज़रूरी है, उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बात बोली गई है, बेसिकली इस पॉइंट में हमसे कहा क्या जा रहा है वो हम स्टडी करते हैं। इस पॉइंट में ना हमसे ये बोला जा रहा है कि मान लो द अमाउंट ऑफ वन काइंड ऑफ टैक्स सेव्ड थ्रू टैक्स प्लानिंग, कि आपको एक जगह से इनकम प्राप्त हुई और वहाँ से तो आपने टैक्स बचा लिया टैक्स प्लानिंग करके, और दूसरी जगह दूसरा इनकम हुई और वहाँ से जो है आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ गई। तो ये क्या हुआ? एक जगह से तो आपने पैसे बचा लिए, बस दूसरी जगह तो आप बचा ही नहीं पाए। ऐसा जब हो जाए तो बोला गया है द नेट रिजल्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग शुड बी द लीस्ट ऑफ ऑल द टैक्स टेकन टुगेदर। तो बोला गया है कि आपको जितनी भी आपकी इनकम से रिलेटेड टैक्स है उन सब पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपने एक इनकम की टैक्स तो बचा लिया और दूसरा इनकम का जो टैक्स है वो आप बचा ही नहीं पाए। तो इससे क्या हुआ? आपको जो फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो बेसिकली आपको सारे डायरेक्ट टैक्स लॉज जितने भी कानून हैं उनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मान लो एक जगह से तो आपने टैक्स बचा लिया लेकिन दूसरी जगह पे आपका लग गया, फिर फ़ायदा क्या हुआ? अब हम बात करेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि काफ़ी बोला गया है टैक्स अवॉइडेंस से रिलेटेड है। ये टैक्स अवॉइडेंस हम जानते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल कवर किया था टैक्स अवॉइडेंस, कि जब टैक्स पेयर क्या करता है, कानून में लूप होल निकालता है, कमी निकालता है कि कानून में ये कमी है, इसकी एडवांटेज उठाओ और टैक्स लायबिलिटी को कम करो। ये हमारा टैक्स अवॉइडेंस था। तो इन्होंने बोला है कि टैक्स प्लानिंग कभी भी टैक्स अवॉइडेंस के बेस पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार अगर सरकार को पता चल गया कि यहाँ हमारे कानून में कमी है जहाँ से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो उस कानून को ठीक कर देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे उसमें। तो इसीलिए बोला गया है टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस के बेस पे नहीं की जानी चाहिए। और द टैक्स अवॉइडेंस इज़ बेस्ड ऑन अवेलिंग ऑफ सर्टेन लूप होल्स। हम जानते हैं टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, कि कानून में कमियां निकाल कर एडवांटेज उठाना, टैक्स लायबिलिटी को कम करना। तो वेन एवर द लूप होल्स कम टू लाइट, जब
सरकार को पता लग गया कि ये कमी है इस कानून में और सरकार ने चेक किया, देन उस लॉ में अमेंडमेंट कर दिया, यानी कि उस लॉ में चेंज कर दिया और उसको सख्त बना दिया थोड़ा था। तो इससे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप द प्लानिंग बेस्ड ऑन सच लूप होल्स विल फेल, कि आपने एक बार तो फ़ायदा उठा लिया पर दूसरी बार तो आप उठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अमेंडमेंट हो गया, कानून में अमेंडमेंट हो गया, लॉ में चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इसीलिए प्लानिंग कभी भी लूप होल्स पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा होगा तो वो फेल हो जाएगी, है ना। लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट, दैट इज टैक्स प्लानिंग should not be based on the basis of decision of high court और द सुप्रीम कोर्ट। तो टैक्स प्लानिंग कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पर नहीं की जानी चाहिए। ऐसा इन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि व्हेन अ डिसीजन इज नॉट इन कॉन्सोनेंस ऑफ द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर सम टाइम द लॉ इज अमेंडेड। तो इन्होंने बोला है कभी कभार क्या होता है कि कुछ जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं वो लेजिस्लेचर के जो इंटेंशन होती है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होते, तो बाद में उन लॉज में क्या आ जाता है, अमेंडमेंट करना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमें बोला है कैलकटा हाई कोर्ट और वर्सेस आर बजोरिया के बीच का ये केस है कि सिटी कंपनसेटरी अलोवेंस डज नॉट कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम, कि जो सिटी कंपनसेटरी अलोवेंस मिलता है ना वो इनकम की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। तो ये आर बजोरिया जी कह रहे हैं तो इस पे मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो इट इज़ नॉट लाइबल टू टैक्स। तो आर बजोरिया ने ये कहा कि सिटी कंपनसेटरी अलोवेंस जो उनको उनकी कंपनी से मिलता होगा, तो उन्होंने कहा कि ये तो इनकम की डेफिनेशन में आता ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे इस पे टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं लायबल ही नहीं हूँ। तो लेजिस्लेचर ने फिर क्या करा, इनकम की डेफिनेशन को ही चेंज कर डाला बाय द डायरेक्ट टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए चेंज कर डाला। तो बेसिकली इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई करता है कि वहाँ हाई कोर्ट ने तो बोल दिया होगा कि हाँ भाई आप तो सही कह रहे हो आर बजोरिया जी, ये तो डेफिनेशन इनकम की डेफिनेशन में आता ही नहीं है, तो आप तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती ही नहीं है। बट फिर जब लेजिस्लेचर को इस बात का पता लगा तो उन्होंने इनकम की डेफिनेशन को अमेंड करा, चेंज करा। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, इसके लिए एक ही केस काफ़ी है। उसके बाद 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 6 पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। दीज आर फ्यू इंस्टेंसेस, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा कि कोर्ट्स के द्वारा जो डिसीज़न लिए जाते हैं और जो अमेंडमेंट्स होते हैं, फ्रॉम दिस इट, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑफ कोर्ट अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इज पॉसिबल लीगली, है ना। कि भाई जो भी हमने पढ़ा कि आर बजोरिया ने तो सही क्लेम किया, उसने एक तरीके से टैक्स अवॉइडेंस की प्रैक्टिस करी कि कानून में कमी निकाली। उसने कहा कि ये तो जो ये सिटी कंपनसेटरी अलोवेंस है ये तो डेफिनेशन में आता ही नहीं है इनकम की, तो मैं टैक्स क्यों दूँ। तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट तो बात उसकी मानेगा, क्यों, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है, कानून में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, उस डेफिनेशन ऑफ इनकम में लिखा ही नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि कभी कभार कोर्ट का डिसीजन ऐसा होता है कि टैक्स अवॉइडेंस पॉसिबल हो जाता है लीगली। तो ऑब्जेक्टिव क्या है टैक्स प्लानिंग का, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इज टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द पीरियड प्रोवाइडेड इन द एक्ट। जो टैक्स प्लानिंग का उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि आपको टैक्स लाइबिलिटी कुछ इस तरीके से कम करनी है जो एक्ट द्वारा प्रोवाइडेड हो, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट खुद कह रहा है कि भाई मैं ये डिडक्शन दे रहा हूँ, मैं ये रिबेट दे रहा हूँ, मैं ये रिलीफ दे रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स प्लानिंग करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कि कानून में लूप होल्स निकालने के। तो हाउएवर डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स फेवरेबल टू द रिवेन्यू मस्ट ऑलवेज बी। तो ये अब हम 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। तो 5th पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 6 पॉइंट पे, जो कि है टैक्स प्लानिंग इज डन फॉर अ फाइनेंशियल एक्टिविटी विच अ पर्सन प्रपोजेस टू कैरी आउट इन नियर फ्यूचर। हम जानते हैं कि टैक्स प्लानिंग हम करते हैं
ये एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है, हम अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और ऑब्वियसली कैरी आउट इन नियर फ्यूचर, यानी कि नियर फ्यूचर इन द सेंस कि आपको फ्यूचर में ये लाइबिलिटी आ सकती है, टैक्स लाइबिलिटी, आपको पे करनी पड़ सकता है टैक्स। तो अब बोला गया है कि इसीलिए देयरफॉर द टैक्स मैनेजर शुड कीप इन माइंड, टैक्स मैनेजर को अपने माइंड में ये बात रखनी पड़ेगी दैट टैक्स बेनिफिट विच वर अवेलेबल अर्लियर, कि जो टैक्स बेनिफिट पहले अवेलेबल हैं, और एक सेकेंड, द टैक्स मैनेजर शुड कीप इन माइंड दैट द टैक्स बेनिफिट विच वर अवेलेबल अर्लियर बट विच हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर द बिजनेस कमेंसिंग इन द करंट ईयर। तो अब टैक्स मैनेजर को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो टैक्स बेनिफिट अवेलेबल हैं ये पहले थे जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गए, पर टैक्स मैनेजर के दिमाग में ये बात है कि ये बेनिफिट मुझे अभी भी मिल सकता है। इसको हम इस पॉइंट को एक एग्जांपल से लेते हैं जब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक डिडक्शन जो कि मिलती है 80IB सेक्शन के अंतर्गत GTI से, हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम आती है उससे, वो क्या डिडक्शन, ये जो 80IB की डिडक्शन है ये हमसे क्या बोलती है कि अगर कोई न्यूली इस्टेब्लिश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करती है 1 अप्रैल 2002 से पहले, तो उसको ये डिडक्शन मिलेगी। तो नाउ फॉर अ पर्सन हु इज़ प्लानिंग, अब क्योंकि 1 अप्रैल 2002 तो गया ना, अब हम 2022 में हैं, अब क्या ये प्लानिंग, अब जो है ये जो डिडक्शन है क्या ये हमें मिलेगी? अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करें तो क्या ये डिडक्शन हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 80IB की डिडक्शन साफ साफ बोलती है कि 1 अप्रैल 2002 से पहले का ये था, उसके बाद नहीं। तो करंट ईयर द कंसिडरेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80IB हैज़ नो रेलेवेंस। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ही यही है कि टैक्स मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि ये जो टैक्स बेनिफिट पहले मिलता था ये अब थोड़ी मिलेगा। तो ऐसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए टैक्स मैनेजर को। कुल मिला के ये बात बोली गई है, सावधानी बरतनी चाहिए कि मान लो टैक्स मैनेजर ने सोचा कि स्मॉल अंडरटेकिंग, स्केल अंडरटेकिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो हमको 80IB के अंतर्गत डिडक्शन मिल जाएगी, बट चलो जी स्टार्ट कर लिया स्मॉल स्केल बिजनेस, उसके बाद जाके पता लगा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये तो 1 अप्रैल 2002 से पहले की थी। तो इस बात को माइंड में रखना चाहिए टैक्स मैनेजर को। बस लास्ट हमारा पॉइंट आता है, some people are of the opinion that claiming the deduction for expenses which are expressly allowed under the act is tax planning। तो कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि जो एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड हैं अगर हम उनसे डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वो भी हमारी टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत आता है। कि हाँ भाई, इनकम टैक्स एक्ट खुद कहता है कि अगर आप ये एक्सपेंसेस करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये भी टैक्स प्लानिंग है। तो क्या बोला गया है कि इफ़ अ पर्सन डज नॉट क्लेम द एक्सपेंस विच ही हैज़ इनकर्ड, कि मान लो उस पर्सन ने वो पर्टिकुलर या वो स्पेसिफिक एक्सपेंस करा, मतलब वो खर्चा किया, लेकिन उसने क्लेम नहीं किया, डिडक्शन क्लेम नहीं करी, बल्कि की जा सकती थी और उसने करी नहीं, तो क्या होगा? इग्नोरेंस ऑफ द लॉ। इग्नोरेंस मतलब उसको पता ही नहीं था कि इस एक्सपेंसेस पर जो है मैं अपनी GTI में से लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट खुद कहता है कि ये एक्सपेंस जो है एक्सप्रेसली अलाउड है, आप इस पर डिडक्शन ले सकते हैं। बट उस पर्सन को पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में और उसने क्लेम ही नहीं करा। तो टैक्स प्लानिंग यही तो बोलती है कि आपको टैक्स लॉ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो टैक्स प्लानिंग पॉसिबल है ओनली फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अल्टरनेटिव आर अवेलेबल। और इस केस में क्या होगा? अब ही कैन चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट लीस्ट टैक्स लाइबिलिटी। तो बेसिकली ये पॉइंट इसी बारे में था। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल अ सीनियर सिटीजन वॉन्ट टू इन्वेस्ट 5 लाख, वो 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एंड इज़ लाइबल टू पे टैक्स ऑन हिज टोटल इनकम एट 30%। और उनकी जो टोटल इनकम है 30% का उनके ऊपर टैक्स लगता है
मतलब लायबल हैं वो। तो सपोज़ ही हैज़ 3 ऑप्शन, तो आप सपोज़ कीजिए उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला, इन्वेस्टमेंट के लिए बात की जा रही है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 लाख रुपए की। और तो पहला ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो कर ले, 9% उनको इंटरेस्ट मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट कर लें 7.5% का, या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बॉन्ड्स परचेज कर लें जहाँ पे उनको 8% का मिलेगा इंटरेस्ट। तो अब इन तीनों ही केसेस में उनकी जो नेट इनकम होगी वो क्या होगी। यहाँ पे बोला गया 5 लाख का 9% यानी कि 45,000 मिला उनको, अगर वो सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत करते हैं। दूसरा 7.5% यानी कि 37,500, और तीसरा 40,000, 8% के हिसाब से 5 8 40, राइट। तो अब इतनी उनको इनकम हुई, और हम जानते हैं इस हिसाब से तो देयरफॉर ही शुड इन्वेस्ट इन सीनियर सिटीजन स्कीम। तो हम देख सकते हैं उनकी जो नेट इनकम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में बैठ रही है, 31,500। तो इसीलिए बोला गया है कि वेदर वट एवर इज सजेस्टेड अंडर टैक्स प्लानिंग इंक्लूड टैक्स अवॉइडेंस। तो चाहे जैसे भी हो, टैक्स अवॉइडेंस भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने प्रिकॉशंस पढ़ी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना है तो आप कॉर्पोरेट टैक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं वीडियो का, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच।